है। इस बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इन सभी को हम लोग देखेंगे। ये नई किताबें हैं, इस तरह से पैटर्न जो हमारे रेलवे, एसएससी या बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सभी में आ सकती है साइंस के प्रश्न। इस चैप्टर से हमने जो आज के क्लास में जो चैप्टर लिया है, उस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर और एनर्जी। तो बिना देरी करे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, सही या गलत बताइए। सही या गलत इसमें बताना है। पहला सवाल है कि जब बल लगाया जाता है तभी कार्य किया गया नहीं कहा जाता है ना। इसको हटा देंगे। क्या बोल रहा है? जब बल लगाया जाता है तब भी कार्य किया गया नहीं कहा जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम किसी दीवार पे बल लगाएं और अगर वो दीवार ना घसके तो यहाँ पे हमने तो बल लगाया, लेकिन क्या कार्य कहा जाएगा? तो नहीं, क्योंकि कार्य होने के लिए फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है। लेकिन ऐसे केसेस में जब दीवार नहीं घसकता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, बाल्टी को लंबवत ऊपर उठाया जा रहा है। बाल्टी को ऊपर लंबवत उठाया जा रहा है तो बाल्टी पे धनात्मक कार्य होता है। ये भी सही है। जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में बाल्टी जा रही है तो जो कार्य होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी सेम डायरेक्शन में अगर कार्य हो रहा है, जिधर बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन अगर हो रहा है तो कार्य जो होगा वो पॉजिटिव। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल है, तो बिल्कुल सही। कार्य और ऊर्जा दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। 4, बिना द्रव्यमान वाले खींचे हुए रबर बैंड में गतिज ऊर्जा होती है। बिना द्रव्यमान वाले को छोड़ देंगे। खींचे हुए रबर बैंड में गतिज ऊर्जा होता है। खींचे हुए रबर बैंड में अगर रबर बैंड को अगर खींचेगा तो गतिज ऊर्जा नहीं, इसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत होगा। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। बिल्कुल सही। ऊर्जा जो होगा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। ये पहला प्रश्न था एनसीईआरटी का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और 2 में 4-5 सवाल है, इसके हम लोग देखेंगे। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। किया गया कार्य, कार्य जो किया गया होता है यानी W बराबर जो पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और बल की दिशा में होता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? F इंटू डी। एक जूल तब कार्य किया जाता है जब यहाँ पे 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है, तब बोलते हैं कि एक कार्य किया। 1 मीटर जब विस्थापित करेगा और 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तब जो कार्य होगा वो 1 जूल का कार्य होगा। तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, द्रव्यमान में एम और भी वाले पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या जानते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पृथ्वी की सतह से छोटी ऊंचाई वाला एज पे द्रव्यमान एम की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या? तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है ना, एम जी एच। शक्ति को पी के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर कार्य किया जाता है। पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डब्ल्यू बटा टी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जब ऊपर की ओर गेंद को फेंका जाता है तो मैक्सिमम पाथ पे जहां पे पहुंचती है तो अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है। जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, गेंद पे लगने वाला बल जो है वो शून्य है। गेंद पे लगने वाला बल शून्य है, तो ये कथन सही नहीं है, गलत है। क्योंकि गेंद पे लगने वाला बल, गेंद पे बल लगाया गया है तभी वो ऊपर गया। गेंद का त्वरण जो है वो शून्य है। गेंद का त्वरण जो है
वो शून्य है। क्या ये कथन सही है? ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। इसकी गतिज ऊर्जा शून्य है। हाँ, कुछ पल के लिए इसकी गतिज ऊर्जा जो हो सकती है वो बिल्कुल रुक सकती है, तो ये कथन सही है। इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। हाँ, सबसे उच्चतम बिंदु पे जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कथन 3 एवं 4 होगा। हालांकि अगर एक ही ऑप्शन आपको चुनना रहे तो आप सिर्फ 4 को टिक करके आगे बढ़ सकते। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको प्रत्येक स्थिति के लिए ऊर्जा का रूपांतरण पहचानिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, ट्रक ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ट्रक ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसमें ऊर्जा का रूपांतरण आपको चुनना है। तो ट्रक ऊपर की ओर जा रही है, तो इसमें पास पहले से कौन सा ऊर्जा था? गतिज ऊर्जा। अब ये गतिज ऊर्जा किस में बदल गया? स्थितिज ऊर्जा में। तो इस केस में क्या हो रहा है? गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? स्थितिज ऊर्जा में। घड़ी की स्प्रिंग का खुलना, घड़ी का स्प्रिंग जो था उसके पास पहले से, उसके पास स्थितिज ऊर्जा थी पहले से, और जब ये खुला तो किस में बदल गया? गतिज ऊर्जा में बदल गया, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। हरे पत्तों में प्रकाश संश्लेषण, हरे पत्तों में प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ कि जो ये प्रकाश ऊर्जा था वो किस में बदल गया? रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। तो प्रकाश ऊर्जा जो है इसमें प्रकाश ऊर्जा किस में बदल गया? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, बांध से पानी का बहना। तो बांध जब बना हुआ था तो इसके पास कैसा ऊर्जा था? स्थितिज ऊर्जा थी। और जब पानी खोल दिए तो गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा से ये गतिज ऊर्जा में बदल गया। माचिस के जलना, माचिस के जलना में माचिस जो था वो रासायनिक, माचिस के पास कैसे ऊर्जा था? तो रासायनिक ऊर्जा था। और जल करके कैसा ऊर्जा में बदल गया? तो प्रकाश ऊर्जा में या उष्मा ऊर्जा में कह सकते हैं। पटाखा का विस्फोट, पटाखा के अंदर जो है बहुत सारे रासायनिक चीज भरे रहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा इसके पास होता है, और रासायनिक ऊर्जा बदल गया किसमें? प्रकाश उष्मा ऊर्जा में। साथ में विद्युत ऊर्जा भी कह सकते, साउंड एनर्जी भी कह सकते हैं। माइक्रोफोन में बोलना, माइक्रोफोन में बोलेंगे तो ये कौन सा ऊर्जा होगा? तो ध्वनि ऊर्जा जो है, ध्वनि ऊर्जा ये बदल जाएगा किसमें? ध्वनि ऊर्जा बदल जाएगा विद्युत सिग्नल में, यानी विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। चमकता हुआ बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा। इसमें प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक छात्र लिफ्ट से धीरे धीरे ऊपर जाता है, वही छात्र सीढ़ियों से चढ़ता है और इमारत की ऊंचाई तो बताना है। तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा? एच यहाँ पे दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और छात्रों का द्रव्यमान दिया गया छात्र का। पहला केस में कह रहा है कि सीधे ऊपर उठाने पर इसकी स्थिति जो वृद्धि कीजिए। तो सीधे जब उठाएंगे तो एच उठाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एम जी एच। तो यहाँ पे क्या होगा? एम की बात करेंगे तो 50 के जी है, जी के बात करेंगे तो 10 है, और एच के बात करेंगे तो 72.5 है। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो 500 इंटू 72.5, इसको अगर हम हटा दें तो 10 यहाँ पे चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और अगर हम इसको करेंगे 5 पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 दूने 10, 2 12 के 2 हाथ में रहा 1, 5 सते 35, 1 36, ये आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 36,250 जो है आपका, 36,250 जूल जो है इसका आ जाएगा,
है ना। अगर सीढ़ियों से चढ़ने पे स्थितिज ऊर्जा, अगर हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे, सीढ़ी से होकर के भी अगर चढ़ेंगे, तो इस केसेस में भी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। यहाँ पे कभी भी पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, बस ये देखता है कितना हाइट है, वही इसका स्थितिज ऊर्जा बताता है। तो सीढ़ी पाथ पे किसी तरह का पाथ हो उससे उसको मतलब नहीं है, सिर्फ अगर स्थितिज ऊर्जा को मतलब है तो मतलब है हाइट से, मास से और उसका ग्रेविटी से। तो किससे मतलब है इसमें, सिर्फ हाइट से, पथ से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी वही आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट का आंसर है, 32 36 250। पथ पर स्थितिज ऊर्जा की निर्भरता के बारे में आप क्या निष्कर्ष है। तो पथ पर स्थितिज ऊर्जा जो है निर्भर नहीं करता है, किसी भी पथ पे स्थितिज ऊर्जा नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा, इसी का बनाया हुआ है। एक क्रेन एक द्रव्यमान को 10वीं मंजिल तक, एक क्रेन जो है, एक क्रेन, ये क्रेन आपको नजर आ रहा होगा, ये क्रेन जो है 10वीं मंजिल तक एक बार उठाता है, निश्चित समय में उठाती है, फिर वही सामान को, सेम सामान को सेम, फिर वही समान द्रव्यमान को 20वीं मंजिल तक दुगना समय में उठाता है। यानी यहाँ जो ये टाइम ले रहा है वो टी टाइम ले रहा है, और यहाँ उठाने में टू टी टाइम ले रहा है। कितनी अधिक ऊर्जा, कितनी अधिक ऊर्जा इसको चाहिए और कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। मान ले सभी मंजिल की ऊंचाई क्या है, बराबर है, तो प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई क्या है, बराबर है, द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g है। यहाँ से जो यहाँ उठाने में इसको समय लगा है वो t लगा है, और यहाँ से लगा है 2t। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मंजिल की। पहले मंजिल में पहली मंजिल में इसको कितना ऊर्जा लगा है और कितना शक्ति लगा है। तो पहले मंजिल की ऊर्जा और शक्ति हम लोग पहले निकालेंगे। तो मान ले कि पहली मंजिल की ऊंचाई जो है क्या है, h है, द्रव्यमान क्या है, m है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है। तो 10वीं मंजिल तक उठाने में समय क्या लगा था, t, और 20वीं मंजिल तक उठाने में क्या समय लगा था, 2t। तो केस 1 जब 10वीं मंजिल तक हम उठाते हैं तो यहाँ पे ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10h हो जाएगा। तो ऊर्जा बराबर जो फॉर्मूला आप जानते हैं mgh, तो mgh मास और ग्रेविटी सेम रहेगा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो लगेगा वो 10 mgh लगेगा। यहाँ पे शक्ति अगर बात करेंगे तो W बटा T, तो W1 कितना लगा है, 10 mgh लगा है, और यहाँ पे जो पहली बार मंजिल पे समय लगा था वो T समय ही लगा था। तो यहाँ पे पहली मंजिल की अगर बात करें, पहली मंजिल पे, तो पहली मंजिल पे जो ऊर्जा लगा है वो 10 mgh लगा है, क्या ऊर्जा, और शक्ति कितना लगा है, तो 10 mgh बटा 2 लगा है। ये पहली मंजिल के ऊर्जा है और ये पहली मंजिल की शक्ति है, पावर है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे केस टू में जब ऊंचाई कितना हो जाता है 20 mgh, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा mgh, और यहाँ पे ऊंचाई जो है 20h के कारण हो जाएगा 20h, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 mgh हो जाएगा, 20 mgh, 20 mgh, और यहाँ पे पावर हो जाएगा 20 mgh बटा 2t, क्योंकि दुगना समय लगा था, और फिर ये फर्दर कट करके 10 mgh बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेकंड मंजिल पे उठाने के लिए जो आपको वर्क लगा हुआ है, ऊर्जा यानी W2 जो लगा हुआ है, ऊर्जा जो लगा हुआ है वो 20 10 20 mgh, और यहाँ पे जो पावर लगा हुआ है वो 10 mgh बटा 2 ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो अगर पहला प्रश्न जो पूछा था कि कितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अधिक ऊर्जा के लिए जो दूसरी मंजिल की ऊर्जा लगी थी और जो पहली मंजिल की ऊर्जा लगी थी उसमें से हम लोग घटा देंगे, तो हमें पता चलेगा कि 10 mg ऊर्जा जो है और जरूरी था, यानी दुगनी ऊर्जा की जरूरत था। पहले मंजिल के उठाने की तुलना में, पहले मंजिल को उठाने की तुलना में, पहले मंजिल के उठाने में दुगनी दुगनी मंजिल को उठाने में ऊर्जा की कितनी आवश्यकता पड़ी, तो दुगनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। लेकिन हम लोग शक्ति की बात करेंगे, तो यहाँ
शक्ति की अगर बात करें, शक्ति में वृद्धि कितना हुआ, तो पिट्टू दूसरी मंजिल की जो शक्ति लगा और पहली मंजिल की, तो दोनों भी जो जो शक्ति लगा था वो समान लगा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। यानी शक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहिए, यानी दोनों में शक्ति क्या लगेगा, दोनों में शक्ति समान ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऊर्जा जो होगा, कितनी अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो दुगनी अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और कितनी शक्ति की, तो समान शक्ति की, समान में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा शक्ति में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे 7 में, घिरनी का उपयोग करके झंडे को ऊंचे फ्लैगपोल के शीर्ष तक उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? क्या झंडे को धीरे या जल्दी उठाने से किया गया कार्य की मात्रा बदलती है? यदि झंडे उठाने की गति दुगनी कर दी जाए तो शक्ति की आवश्यकता कैसे बदलेगी? पहला कैसे, ऊर्जा पर निर्भर करने वाला कौन कौन सा कारक होता है, तो ऊर्जा पे एम, जी और एच ही सिर्फ, है ना। एम और जी और एच ऊर्जा पे जो कार्य निर्भर करता है वो एम जी एच करता है, और इसके अलावा तो करे नहीं, करता ही नहीं। क्या झंडे को धीरे या जल्दी उठाने पे किए गए कार्य की मात्रा बदलेगी, तो नहीं, नहीं बदलती है, कार्य की मात्रा नहीं बदलती है। किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम समय पे निर्भर करता है, ना कि धीरे या जल्दी उठाने पे। धीरे या जल्दी उठाने पे देखो समय पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, समय पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ऊर्जा की अगर बात कर रहे हैं तो ऊर्जा सिर्फ डिपेंड कर रहा है मास पे, गुरुत्वाकर्षण पे और एच पे। यहाँ पे समय पे डिपेंड ही नहीं करता है। शक्ति समय पे डिपेंड करता है, लेकिन ऊर्जा समय पे डिपेंड नहीं करता है। इधर यदि झंडा को उठाने की गति दुगनी कर दी जाए तो शक्ति की आवश्यकता, अगर हम गति दुगनी कर दे रहे हैं, गति दुगनी कर दे रहे हैं, तो यहाँ से समय क्या हो जाएगा, समय आधा हो जाएगा, कम समय लगेगा, समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर समय आधा आप कीजिएगा तो समय अगर आप आधा कीजिएगा तो ये इधर चला जाएगा, यानी शक्ति भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो निष्कर्ष यहाँ से यह निकला कि गति को दुगना करने पे शक्ति की आवश्यकता जो है दुगनी हो जाएगी। यानी आप गति अगर दुगना करना चाहते हैं तो आपको शक्ति जो है वो 2 गुना लगाना पड़ेगा, शक्ति 2 गुना लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, एक 60 केजी के द्रव्यमान का व्यक्ति है जो 100 केजी द्रव्यमान का स्कूटर चलाता है। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 100 केजी इसके स्कूटर है और 60 केजी का व्यक्ति है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 160 केजी। दूसरा दिन वो है, दूसरा दिन अगर बात करेंगे, अगले दिन 60 केजी के बेटा को साथ में जोड़ता है। यदि स्कूटर दोनों समान अंतराल में समान गति तक पहुंचाता है तो 2 दिनों में उपयोग किए गए टैंक के ईंधन का अनुपात क्या है? तो दूसरा दिन इन्होंने क्या किया है कि 60 केजी ये तो खुद है, 100 केजी इसका स्कूटर है और 40 केजी इसका बेटा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 केजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चालक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 60 केजी, स्कूटर का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 100 केजी, और पुत्र का द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो 40 केजी। यहाँ पे देखेंगे पहला दिन इन्होंने क्या किया कि 60 केजी का स्कूटर था इसके पास और 60 केजी व्यक्ति था और 100 केजी स्कूटर था, तो मास कितना हो गया टोटल, 160 केजी। दूसरा दिन इसके पास कितना था, 200 केजी। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कार्य ऊर्जा परिमेय को। तो ईंधन द्वारा दी गई ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा आप देते हैं वो ऊर्जा किस में बदल जाता है, कार्य में बदल जाता है, यही कार्य ऊर्जा परिमेय कहलाता है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ एम बी स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो अगर पहले दिन की ऊर्जा अगर बात करेंगे तो हाफ और 160 केजी मास हो जाएगा। अब भी कितना हो जाएगा, तो भी इसका दिया हुआ है, भी इसका नहीं दिया हुआ है, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे पहले दिन का ऊर्जा। दूसरे दिन की ऊर्जा अगर बात करेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना था मास, 200, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 100 भी स्क्वायर। तो ईंधन का अनुपात क्या हो जाएगा, E1 बटा E2, तो 80 भी स्क्वायर बटा 100 भी स्क्वायर, तो 80 बटा 100, तो यहाँ पे काट देंगे, 20 चौ 80 और 20 पचे 100। तो पहले दिन और दूसरे दिन का जो अनुपात हो जाएगा वो 4:5 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 9वीं, स्लाइडिंग वाले सीटों पर शीशा पर एक
बच्चा जो एक तरफ बैठा है और दूसरी तरफ व्यंजन का वयस्क बैठा हुआ है। शीशा पर फिर संतुलित जो है फिर संतुलित है, फिर भी संतुलित है, एक चित्र बनाइए जो इस स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इधर पट्टी एक वयस्क बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है ये इसका जो है इसका ये दुगना भार का है, ये फिर भी ये बैलेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप शीशा संतुलित है इसीलिए आलम्ब के बारे में कुल घूर्णन आघूर्ण जो है वो शून्य होगा। तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं वो क्या पढ़े हुए हैं कि इधर जो भार होता है और इधर जो D1 होता है वो बराबर होता है D2 इंटू 2W। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हुआ ना कि W से W अगर कट जाएगा तो D1 बराबर जो हो जाएगा 2D2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर साइड का जो ये लकड़ी है ये इसका दुगना है इधर साइड का, तब ये क्या है? बैलेंस है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि वयस्क जिसका भार 2 गुना है उसको आलंब के पास बैठना पड़ेगा और बच्चे को आलंब से दूर ताकि शीशा संतुलित रहे। तो ये कितना दूर रहेगा? तो 2D दूर रहेगा, यानी दुगना दूरी पर रहेगा, तब ये जाकर के बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि 2 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को 20 मीटर वेग से ऊपर फेंका जाता है। तो पहला केस में कह रहा है कि ऊपर गति और नीचे गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण गेंद पर किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। तो जब ऊपर जाएगा तो ये गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है? निगेटिव होता है। और जब नीचे आता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। दूसरा केस में कह रहा है यदि गेंद की ऊंचाई जो है वो 19.4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है तो वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। वायु का प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पे देखेंगे मास कितना दिया हुआ था? 2 केजी। प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ था? 20 मीटर पर सेकंड। अधिकतम ऊंचाई कितना? 19.4। जी कितना पता है? 10 मीटर पर सेकंड। तो शीर्ष बिंदु पर जब जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब वायु द्वारा प्रतिरोध अगर कार्य किया गया कार्य क्या होगा? W एयर मानते हैं तो कार्य ऊर्जा परिमेय से, कार्य ऊर्जा परिमेय यही करता है कि जितना भी कुल कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। जितना भी आप कार्य कीजिएगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो W टोटल बराबर कुल कार्य बराबर यहाँ पे कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालते हैं? तो फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं। अब कुल कार्य बराबर क्या हो गया कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य और वायु द्वारा प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य, ये टोटल हो जाएगा और यहाँ से हम लोग एयर का निकाल लेंगे। तो गणना करते हैं। पहला पहला प्रारंभिक ऊर्जा की बात करेंगे तो हाफ, अब चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा है। तो हाफ mu स्क्वायर, सॉरी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने में क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो हाफ टू, मास कितना दिया हुआ था? 2 केजी और प्रारंभिक वेग कितना था? 20 मीटर। तो यहाँ से जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गया वो 400 जूल। इसी तरह से अंतिम जो हमारा हो जाएगा यानी यहाँ पे शीर्ष पे जब देखेंगे तो शीर्ष पे जो हो जाएगा फाइनल क्या हो जाएगा? वेग 0 हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो W टोटल निकलेगा वो -400 जूल आ जाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण द्वारा द्वारा किया गया कार्य अगर देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण हम बॉल को भेज रहे हैं ऊपर, गुरुत्वाकर्षण काम करता है नीचे, तो माइनस में लेना पड़ेगा mgh। तो -2 इंटू 10 और कितना ऊंचाई था? 19.4। तो यहाँ से आ जाएगा -388 जूल। अतः वायु द्वारा प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य W एयर बराबर, अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, W टोटल में से डेरिवेटिव को घटा देंगे तो -400 में से -388 को घटा देंगे तो बचेगा -12 जूल। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।